नमस्कार। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। हम तारों के निर्माण से पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि निहारिका आखिर है क्या। जो एक आकाशगंगा, जिसको हम बोल सकते हैं निहारिका, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जो होती है रियल में हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। जी हाँ, हाइड्रोजन गैस का एक विशाल पुंज होता है आकाशगंगा, है ना, और जिसे हम बोलते हैं निहारिका। तो हम देख सकते हैं कि आकाशगंगा, निहारिका, नेबुला का अर्थ एक ही होता है ना। हम इसको कहीं पर मिल्की वे भी देखते हैं, तो ये हाइड्रोजन का एक पुंज होता है ना। इस बढ़ती हुई जो निहारिका में जो गैस के झुंड विकसित हुए हैं, आखिर ये जो बढ़ रही है लगातार, उसमें गैस के जो झुंड विकसित जो होते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन गैस का जो झुंड विकसित जो होता है, ये झुंड इतने बढ़ जाते हैं कि इतने घने हो जाते हैं, घने पिंड के रूप में हो जाते हैं, जिसे हम तारों का निर्माण का आरंभ कहते हैं। जी हाँ, एक बहुत ज्यादा सघन जो पिंड का निर्माण हो जाता है, जो रियल में हाइड्रोजन का संचयन होता है उसमें, तो ये तारों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो तारे का जो निर्माण है, आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ होगा। ब्रह्मांड का पहले विकास होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। हमने यहाँ पर महाविस्फोटक सिद्धांत को पहले पढ़ा था कि महाविस्फोटक जो सिद्धांत है एक गेंद के समान है, मतलब एक बिंदु के समान था, जिसको बहुत ज्यादा घनत्व था, एक गोलक था जिसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद धीरे धीरे आकाशगंगाएं दूर जाती रहती है, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होता है और इसी से पूरा ब्रह्मांड का रचना होता है। तो हम लोग इसको पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1 पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को जरूर देखिएगा। उसके बाद इस भाग को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आसानी से समझ में आएगा। हम देख सकते हैं कि सौर मंडल की बात करें तो यहाँ पर तो तारों का निर्माण समझ में आ गया। तारों का निर्माण में हमने देखा कि आकाशगंगा जो थी वो एक हाइड्रोजन पुंज से बना हुआ है और इतना अधिक सघन होने से कारण ये तारों का निर्माण होता है आज से 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है तारों का निर्माण कैसे हुआ, प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं कि आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले जो आकाशगंगा थी, जो घनीभूत थी हाइड्रोजन गैस से, एक प्रकार का झुंड था जिसमें क्या हो जाता है, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हम देख सकते हैं सौर मंडल का। सौर मंडल की बात कर लें, सौर मंडल जो है आप यहाँ पर दिख भी रहा है कि देखिए पृथ्वी है, इसके बाद सौर मंडल में हम देख सकते हैं कि सूर्य एक तारा है जो चमक रहा है। जी हाँ, सूर्य एक तारा है जो चमक रहा है, हमको देख रहे हैं। हमारा जो सूर्य जो है वो एक तारे के रूप में है और उसके अलावा 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। हम देख सकते हैं कि 63 उपग्रह भी है और एक है एस्ट्रॉयड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। देखिए बहुत पत्थर सा दिख रहा है ना, रियल में क्या है, जो ग्रहों के अवशेष होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, है ना। हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति और शनि के बीच, ये जो बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच में एस्ट्रॉयड की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत देख सकते हैं, सौर मंडल के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इनर प्लेट और आउटर प्लेट के बारे में जान लेते हैं। इनर प्लेट जो होता है इसको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह। इसके अंतर्गत आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो सूर्य के बाद जो ग्रह आते हैं, पहले बुध आ गए, फिर शुक्र आ गए, फिर पृथ्वी आ गए, फिर मंगल आ गए, ये जो 4 है ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। आगे हम समझेंगे आखिर पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे आगे। तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि पार्थिव ग्रह 4 है। जी हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इस प्रकार से इनर प्लेट हो जाते हैं, पार्थिव ग्रह हो जाते हैं, जिसको हम भीतरी ग्रह बोलते हैं। हम देखते हैं आउटर प्लेट। आउटर प्लेट के अंतर्गत हम देखते हैं 4 प्लेट, जिसको हम लोग बोलते हैं जेवियन या विशाल ग्रह, है ना। जोवियन ग्रह या विशाल ग्रह बोलते हैं हम। इसके 3 नाम हो सकते हैं, आउटर प्लेट का, जोवियन एवं विशाल ग्रह। इसमें भी 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, है ना, यूरेनस, नेपच्यून, ये आते हैं। आखिर हम इसको जोवियन ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम की जो विशाल सघन बसे होते हैं इसके वायुमंडल में। जी हाँ, इस चारों ग्रह में जो जोवियन ग्रह होते हैं, विशाल ग्रह होते हैं या आउटर प्लेट होते हैं, इसमें जो वायुमंडल होता है एक विशाल घना होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। हम बात कर लें पार्थिव ग्रह की बात करें तो पार्थिव ग्रह
का जो वायुमंडल होता है इतना सघन घना बसा नहीं होता हाइड्रोजन हीलियम का, क्योंकि यह सूर्य के नजदीक होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण। यह पूरी तरह से जो हाइड्रोजन हीलियम इनके द्वारा अवशोषित कर लिया गया है, सूर्य के द्वारा ले लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो ग्रह हैं वो रियल में इनर प्लेट या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। हम बात कर लें अब 8 ग्रह तो हम लोग पढ़े हैं, वही वर्तमान बोले तो हम पढ़ते हैं ग्रह की संख्या कितनी, 8। अगर हम बात कर लें 2006 के पहले, जी हाँ 24 अगस्त 2006 के पहले हम बात कर लें तो उसके पहले हम 9 ग्रह पढ़ते थे। तो 9वां ग्रह उस समय हुआ करता था प्लूटो, जिसका अब नाम कर दिया गया है 203 UB 313, है ना, 203 UB 313। इस प्लेटो का नामकरण कर दिया गया है 24 अगस्त 2006 से। जी हाँ, रियल में होता है क्या कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन का बैठक होता है। जी हाँ, है ना, हम बोल सकते हैं कि भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे की बात करें 24 अगस्त 2006 की, तो हम IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन में यह दिशा निर्देश होता है कि जो ग्रह है वह दूसरे ग्रह की परिपथ को काटे ना। मगर प्लेटो क्या करता है, प्लेटो दूसरी पथ मतलब हम बोल सकते हैं नेपच्यून का जो पथ है जिसके जरिए सूर्य की परिक्रमा करता है उस पथ को काटता था प्लेटो। तो इसका नाम बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो हम इसका नाम याद रखिएगा 2003 UB 313 प्लेटो का। हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला क्या बात आएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तारों का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में क्या अंतर है, या प्रश्न पूछेगा जोवियन ग्रह क्या है। तो हम लोग यहाँ पर अंतर से इसको आसानी से समझने का प्रयास कर लेते हैं। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह को आसानी से हम अर्थ समझने का प्रयास कर लेते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खगोली, हम उसके पहले हम देखते हैं कि एक खगोलीय एकक का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है ना, कितनी दूरी है, हमने पढ़ा था कि 14,95,98,000 जो पृथ्वी की दूरी है ना, उसको हम बोला जाता है एक खगोलिक एकक। जी हाँ, 14,95,98,000 जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य की, इसको हम बोलते हैं एक खगोलिकीय एकक। जी हाँ, हम बोल सकते हैं कि पार्थिव और जोवियन ग्रह की हम बात करें तो सूर्य से अधिकतम 1.524 खगोलिक एकक दूरी होता पार्थिव ग्रह। अगर हम बात करें जोवियन ग्रह की बात करें तो यह 5.203 मतलब 5.203 है ना, वह अधिकतम जो होता है इसका 30.58 खगोलिक एकक दूरी होता है। काफी दूर होता है ये तो सूर्य से। जी हाँ, सूर्य से जो नजदीक है ना, जो 4 ग्रह हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, पार्थिव ग्रह के अंतर्गत, जिनका जो दूरी है 1.524 खगोलिक एकक। हम बात कर लें जोवियन ग्रह का 5.203 व अधिकतम होता है 30.58 खगोलिक एकक। तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा कि जो पार्थिव ग्रह होता है उसका आकार छोटा होता है ना, किसकी बजाय जोवियन ग्रह का। जोवियन ग्रह का जो आकार होता है वो काफी बड़ा होता है ना। यहाँ पर दिख भी रहा है कि बृहस्पति है ना, आपका शनि काफी बड़े हैं अपेक्षा के पृथ्वी बुध शुक्र मंगल की अपेक्षा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि पार्थिव ग्रह अपेक्षा के इनसे छोटे होते हैं। हम बात कर लें कि इनका पार्थिव ग्रह का गुरुत्व कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, गुरुत्व जो होता है कम होता है पार्थिव ग्रह का। मगर हम बात करें घनत्व अधिक होता है। जी हाँ, घनत्व अधिक होता है, गुरुत्व कम होगा, घनत्व अधिक होता है। और हम जोवियन ग्रह की बात करें तो गुरुत्व अधिक होगा और घनत्व कम होता है। जी हाँ, पार्थिव ग्रह का जो धूल कण होता है उसको उड़ा कर ले गया गया है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण। मगर हम बात करें दूरी अधिक होने के कारण, सूर्य और बृहस्पति, शनि, नेपच्यून है ना, यूरेनस की दूरी अधिक होने के कारण यहाँ का धूल उड़ाकर नहीं ले गया। इसका ये जो हाइड्रोजन और हीलियम का बहुतायत मात्रा में यहाँ पाया जाता है ना। हम देख सकते हैं तो पार्थिव और जोवियन ग्रह में अंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमको
सिंपल सा लगेगा यहाँ पर कि पार्थिव जो ग्रह होते हैं अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते हैं, सूर्य से कम दूरी में स्थित होते हैं, इसका गुरुत्वीय कम होता, गुरुत्वीय इसका जो होगा कम होगा और घनत्व अधिक होगा। हम बात कर सकते हैं कि धूल कण जो होते हैं वह अपेक्षाकृत उड़ चुके हैं, ले जा चुके हैं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण। अगला आता है टॉपिक चंद्रमा। कितना अच्छा लगता है चंद्रमा, मतलब चांद को देखना वाकई शीतलता का प्रतीक माना गया। हम लोग बहुत सारे हिंदी कवियों के द्वारा इसका उपमेय उपमान में भी इसका कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। हम चंद्रमा में हम लोग बच्चों को भी चंदा मामा के रूप में हम संबोधित करते हैं, हम खुद चंदा मामा बोलते हैं, है ना। ठीक है, हम चंद्रमा के बारे में पढ़ने का प्रयास करें कि आज से 4.44 अरब वर्ष पहले, जी हाँ, चंद्रमा जो है 4.44 ट्रिपल फोर, है ना, ट्रिपल फोर की बात कर रहा है, 4.44 अरब वर्ष पहले चंद्रमा का जन्म हुआ था। तो आप याद रख लीजिएगा चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ था। तो आज से 4.44 अरब वर्ष पहले चंद्रमा का जन्म हुआ था। इसके संदर्भ में 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने पिंड डंबल, जी हाँ, डंबल जो होता है, मैं जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं, हालांकि मैं तो नहीं किया, मगर ये जो डंबल जो होता है, ये आप डंबल दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले में, डंबल किस प्रकार का दिख रहा है कि इसके जो किनारे हैं मोटे हैं, बीच वाला भाग अपेक्षाकृत पतला है। बाद में ऐसा होता है कि बीच वाले भाग में हम क्या करते हैं, राड या छड़ लगा के हम बकायदा डंबलिंग करते हैं। तो ये जो होल है ये बाद में पतला होने के कारण ये बाहर निकल जाता है और चंद्रमा की रचना हो जाती है, जी हाँ। और जो बीच वाला भाग है प्रशांत महासागर बन जाता है। सबसे अधिक साइबेरियाना गर्त जो है ना, हम बोलते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, समुद्री गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में। हम देखते हैं प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत सभी महासागरों से गहरा महासागर है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गर्त बना हुआ है रियल में यहीं का जो भौगोलिक पदार्थ है, यहाँ का जो पदार्थ है, तत्व है, इसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ गया है। हम बात कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि 1969 में अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा में पहला मानव उतरा था और वो लगभग 320 या 324 किलोग्राम मिट्टी वहां का पदार्थ लेकर वह पृथ्वी आया था परीक्षण करने, निरीक्षण करने। तो वहां कुछ एनालिसिस हुआ गया कि पृथ्वी का जो भौगोलिक जो पदार्थ है, पृथ्वी में जो पदार्थ पाए जाते हैं समतुल्य वैसे ही चंद्रमा में पाए जाते हैं। तो ये जो सिद्ध करता है कि पृथ्वी का ही एक अवशेष है चंद्रमा। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने पिंड डंबल में ये बताया कि भाई चंद्रमा जो है पृथ्वी से ही बना है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि वर्तमान में द बिग ईस्टलैंड, है ना, द बिग ईस्टलैंड के जरिए हम देख सकते हैं कि जो विशाल पिंड है, मतलब जो मंगल ग्रह से भी बड़ा पिंड रहा होगा, जो पृथ्वी से आकर टकराया होगा, टकराने से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं द बिग ईस्टलैंड, है ना। जो थ्योरी था ये बताता है कि जो मंगल से भी विशाल पिंड आकर चंद्रमा पृथ्वी से टकराया होगा, जहां टकराया वह क्षेत्र गड्ढा हो गया वहां पर, वहां से जो चंद्रमा जैसा जो ग्रह है बाहर आ गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लग गया, है ना। जो पदार्थ था बाहर तो आ गया, पृथ्वी में वापस नहीं जा सकता था, इसका हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करते 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 हुआ पहले काफी नजदीक था पृथ्वी के, अब धीरे धीरे हुआ। प्रति वर्ष की बात कर लें तो कम से कम, है ना, 11 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ती जाती है चंद्रमा का और पृथ्वी का। ठीक है, हम देख सकते हैं, बहुत सारे शोध होते रहते हैं। हम देख सकते हैं पृथ्वी और चंद्रमा की जो मध्य की जो दूरी है वह 3,84,403 किलोमीटर है। जी हाँ, 3,84,403 है। हम बात कर लें पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का, 3,84,403 किलोमीटर है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, हम बात कर लें कि गुरुत्वाकर्षण की बात कर लें। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण कैसा है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6, मतलब हम पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 6वां भाग चंद्रमा में, मतलब गुरुत्वाकर्षण किस में ज्यादा है, पृथ्वी में ज्यादा है, और इसका 6वां भाग हम करें
जैसे कि हम एक रोटी को अगर 6 भाग में बांट करें तो एक भाग चंद्रमा का होगा, मतलब 1/6 भाग जो है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो होता है ना, वह चंद्रमा का है। ठीक है, तो 1/6 भाग पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का भाग हम बोल सकते हैं चंद्रमा का है। हम बात कर लें कि 27 मतलब 27.3 दिन में यह चक्कर लगाता है पृथ्वी का। कौन चक्कर लगाएगा भाई? चंद्रमा 27.3 दिन में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का। हम देख सकते हैं कि अपने अक्ष पर भी हुआ 27.3 दिन लगाता है। मतलब हम बात कर लें कि ये पृथ्वी है, दिख रहा आपको, पृथ्वी का जो परिक्रमा लगा रहा है ना, चंद्रमा, हम बोल रहे हैं परिक्रमा, ये परिक्रमा है पृथ्वी का जो परिक्रमा लगा रहा है चंद्रमा, वो 27.3 दिन में लगा रहा है। मगर चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, जैसे कि अपने अक्ष पर मैं भी घूम रहा हूँ, ये अक्ष पर घूम रहा हूं मैं, और साथ साथ परिक्रमा लगा रहा हूं। तो मैं पृथ्वी का परिक्रमा लगा रहा है ना, घूर्णन कर रहा है। तो हम देख सकते हैं पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है 27.3 दिन में, और अपने अक्ष पर में भी 27.3 दिन में। तो याद रखिएगा 27.3 दिन में अक्ष पूरा करता है। इसी कारण चंद्रमा का एक हिस्सा हमको दिखता है, इसी कारण चंद्रमा का हमको एक हिस्सा दिखता है ना। मुख्य पृथ्वी में हम बोल सकते हैं कि हम अगर प्रश्न पूछा जाएगा चंद्रमा हमें आधा क्यों दिखता है भाई, क्योंकि वो अपने अक्ष पर भी परिक्रमा लगा रहा है और अक्ष पर भी वो परिभ्रमण कर रहा है, और पृथ्वी पर भी का भी परिक्रमा लगा रहा है। तो 27.3 दिन में लगाता है, इस कारण हमें चंद्रमा का एक हिस्सा है ना, या मुख पृथ्वी की ओर दिखता है। ठीक है, आधा दिखता है हमको, जो भी है। तो हम बात कर लें चंद्रमा की जो कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। 30 गुना है पृथ्वी के व्यास का, 30 गुना है जो कक्षीय जो दूरी है। मतलब जो हम बात कर लें पृथ्वी की जो परिक्रमा लगाता है, या पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है, और रियल में हम बात करते हैं पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। इसलिए आसमान में सूर्य व चंद्रमा का जो आकार हमेशा समान दिखता है। हम देखते हैं भाई चांद भी रात को उतना गोला दिखेगा, दिन में सूर्य भी दिखता है, बराबर दिखते हैं। आखिर क्यों है? ये दूरी का डिफरेंस है, क्योंकि चंद्रमा हमसे पास है और सूर्य काफी दूर है, विशाल भी तारा है। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों आकार में सेम दिखते हैं। ये हमको कब दिखेगा? सूर्य ग्रहण में दिखेगा। सूर्य ग्रहण आखिर होता क्यों है? तो भाई ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, बीच में आ जाता है चंद्रमा, है ना, तो सूर्य ग्रहण होता है। जी, हमको सूर्य स्पष्ट नहीं दिख पाता, हमको वहां पर क्या दिखता है? चांद, है ना, हमको वहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है चंद्रमा, तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसलिए आसमान में सूर्य का और वह चंद्रमा का आकार हमेशा समान दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो पृथ्वी का जो व्यास का 30 गुना है जो कक्षीय दूरी है चंद्रमा की, है ना, डिस्टेंस जो है। हम बात कर लें तो पृथ्वी से हमें सिर्फ 59% चंद्रमा दिखता है, 100% नहीं दिखता, 59% भाग दिखता है ना। ठीक है, मैं ज्यादा विस्तृत कहा दे रहा हूं, मगर ये हमको जानकारी भी जरूरी है, क्योंकि जब आप रात को चांद को देखें तो आप जरूर इस चीज का कल्पना कीजिएगा कि जो चांद है वो हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। तो आपको आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 3,84,403 किलोमीटर दूरी में है ना। हम देखेंगे कि वो अपने अक्ष पर भी कितना चक्कर लगाता है, 27.3 दिन में, और पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27.3 दिन में। हम देख सकते हैं कि उसका पृथ्वी के जो व्यास का 30 गुना उसका कक्षीय, इस कारण वो क्या दिखता है? सूर्य और चंद्रमा एक आकार के दिखते हैं। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा का सिर्फ 59% ही भाग दिखता है। सूर्य ग्रहण तो हम देख सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। हम देख सकते हैं कि अपोलो 11 के द्वारा 1969 में चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग, है ना, ये तो नाम सुने होंगे, देख लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से चंद्रमा में अपोलो 11 1969 में पहुंचा था। ये अपोलो 11 रियल में क्या था? यह अमेरिका का यान था। इसको देख लीजिए आप ध्यान से, है ना।
अब हम उसके बाद इसको देखने के बाद हम देखते हैं भूगर्भिक इतिहास की बात कर लें। भूगर्भिक इतिहास में हम देखें कि हम 3 पार्ट कर लेते हैं। कल्प, हम बोल सकते हैं ईरा, या हम बोल सकते हैं दूसरा पार्ट हो गया शक, और तीसरा हो गया इसके बारे में विशेष हम जानेंगे। तो पहला पार्ट हो गया कल्प। कल्प में देखेंगे जिसको हम लोग ईरा बोल रहे हैं, है ना। कितने हैं भाई? अभी तक कल्प जो है 5 कल्प है ना। शक पीरियड की बात कर सकते हैं, कितना है? 17। विशेष के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट है। हम देख सकते हैं कि पहला पार्ट आ रहा है, पहला जो कल्प है, सबसे पहला कल्प है आद्यकल्प। आद्यकल्प को हम लोग पीरियड की बात करें तो आर्कियन, हमारे जो पृथ्वी का सबसे प्राचीन, पृथ्वी का सबसे पुराना चट्टान जो है आर्कियन चट्टान है, ठीक है। तो आद्यकल्प जो ईरा है, तो इसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, तो आद्यकल्प मतलब ईरा, है ना, आर्कियन है। इसके बारे में विशेष ये है कि अत्यंत प्राचीन काल का है ये जो चट्टान है। हम बोल सकते हैं कि महाद्वीपीय और महासागर का निर्माण इसी काल में हुआ था, है ना, आद्यकल्प में। दूसरा आता है प्राग, पूरा दूसरा आएगा दूसरा आता है कि प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक जिसको हम बोल सकते हैं प्रग। दूसरा ईरा आएगा, कल्प आएगा प्री पैलियोजोइक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रग जीव। जी हाँ, प्रग जीव बोल सकते हैं, या प्री पैलियोजोइक कल्प में देखते हैं। इसमें आता है प्री कैम्ब्रियन या अल्गानिकन, इसमें आता है। इसमें देखते हैं कि समुद्री घास का निर्माण हो जाता है, समुद्री घास का उद्भव हो जाता है, और रीढ़ विहीन जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है। कहाँ होती है? सागर में। तो सागर में पहला जीव उत्पन्न होता है प्री पैलियोजोइक में। कल्प में हम बोल सकते हैं प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। हम कल्प की बात करें तो प्री पैलियोजोइक में हुआ था। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं पूरा जीव महाकल्प। पूरा जीव महाकल्प में हम देखते हैं कि इसमें टोटल 6 युग होते हैं। तो पहला आता है कैम्ब्रियन युग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम युग। इसमें जो रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हो जाता है। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उद्भव हो जाता है। इस कारण जो व्यक्ति होता है, मतलब जीव जो होता है, वह आसानी से खड़े हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं कैम्ब्रियन युग के बाद आता है आर्डोविजियन युग। ये पहली मछली का उद्भव होता है इसमें, है ना, आर्डोविजियन में। दूसरा देखते हैं सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में हम लोग देखते हैं कि इसको सिल्रियन भी कहते हैं। सिल्यूरियन में देखते हैं कि स्थल पर प्रथम जीव का उद्भव हो जाता है। जब हम लोग देखें कि हम लोग क्या देखें कि प्री कैम्ब्रियन में तो समुद्र में घास का उद्भव होता है, मगर हम देखते हैं कि सिल्यूरियन में देखते हैं कि स्थल पर पहला जीव का उद्भव हो जाता है। हम देखते हैं डिवोनियन, नाम भी इतना अच्छा, डिवोनियन मछली युग कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है किस युग को मछली युग कहा जाता है? तो डिवोनियन, क्योंकि भाई मछली मतलब फिश एक प्रकार का डिश है, खाने का यूज करते हैं। डिश याद करिएगा, मछली क्या है? डिश है। जी हाँ, खाने के लिए तो डिवोनियन याद करिएगा ढा से, ठीक है। मछली युग कहा जाता है डिवोनियन को। हम देख सकते हैं कार्बोनिफेरस में ही हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिफेरस में कोयले का निर्माण होता है। जी हाँ, कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में होता है। रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव का भी निर्माण इस समय होता है। फिर आता है परमियन आता है। परमियन में होता यह है कि रेंगने वाले जीवों का निर्माण हो जाता है परमियन में। हम है मध्यकल्प या मेसोजोइक कल्प देख सकते हैं। इसमें ट्रियासिक कल्प मतलब ट्रियासिक युग आता है। ट्रियासिक युग में क्या होता है? इसमें इसको रियल में द्वितीय युग भी कहा जाता है, जिसमें मेंढक व समुद्री कछुआ बनता है इसमें, है ना। हम देख सकते हैं मेंढक और समुद्री कछुए बनते हैं ट्रियासिक में। उसके बाद आता है जुरेसिक में आप जान ही रहे हैं डायनासोर का युग होता है। इसमें 3 प्रकार के डायनासोर होते हैं, जो नभ पर उड़ने वाले, स्थल पर रहने वाले और दोनों पर रहने वाले। हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर डायनासोर रियल में जुरासिक युग में आते हैं, है ना। जुरासिक हम लोग बहुत सारे हॉलीवुड फिल्में भी देखे हैं, इसमें जुरासिक पार्क, है ना, ठीक है। तो ये रियल में मेसोजोइक कल्प में आते हैं। और किस युग में आते हैं? जुरासिक युग में आते हैं। फिर आता है क्रीटेशियस, ठीक है। जुरासिक को देख ही रहे हैं, डायनासोर को देख ही रहे हैं आप। डायनासोर आकाश नभ में उड़ने वालों का क्या नाम है, स्थल में रहने वालों का क्या नाम है, डिस्प्ले हो रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो
तो ये जुरासिक युग की बात करें। आगे चले इसमें क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में हम देखते हैं, हम उसके बाद देखते हैं जुरासिक के बाद आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस युग में जुरासिक मतलब जो डायनासोर का अंत हो जाता है। डायनासोर का अंत कैसे होता है, ये बोला गया है कि पृथ्वी पर उल्का पिंड अचानक आ गिरी, पूरा विस्फोट हुआ, जिससे जुरासिक मतलब डायनासोर का अंत हो गया। किस युग में? क्रिटेशियस युग में। प्रश्न पूछेगा डायनासोर का अंत किस युग में होता है, तो क्रिटेशियस युग में होता है। उसके बाद चौथा कल्प आता है सेनोजोइक कल्प, है ना। मैंने यहाँ पर 5 कल्प की बात किया है, मैंने यहाँ पर 5 कल्प, 5 महाकल्प की बात किया गया है ना। तो 5 महाकल्प हैं। तो पहला महाकल्प आदिकल्प। आदिकल्प को 2 भागों में बांट सकते हैं, आदिकल्प या प्री पैलियोजोइक कल्प बोल सकते हैं। दूसरा कल्प आता है पैलियोजोइक। तीसरा आता है महाकल्प या मेसोजोइक। चौथा आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक नाम भी अच्छा है ना। सेनोजोइक में हम बोल सकते हैं, केनोजोइक भी बोल सकते हैं। चलिए, सेनो नहीं आया तो केनोजोइक तो आ गया, है ना। चलिए, इसमें टोटल 5 युग होते हैं। पेलियोसिन, ये रियल में तृतीय युग कहा जाता है इसको। पेलियोसिन के बाद आता है इयोसिन। हालांकि ये आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मछली युग किसे कहते हैं, जुरासिक युग में क्या था, डायनासोर कब हुए, इनका अंत कब हुआ, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। मगर ये युग को एक भूगोल के विद्यार्थी के रूप में याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि पेलियोसिन मतलब सेनोजोइक में, सेनोजोइक जो महाकल्प है, सेनोजोइक महाकल्प में एक युग आता है पेलियोसिन, ठीक है। फिर आता है इयोसिन। इयोसिन में क्या होता है, हिमालय की रचना प्रारंभ होती है। तो हिमालय की रचना कब प्रारंभ होती है, इयोसिन में। इयोसिन, तो याद रखिएगा इयोसिन, ठीक है, क्योंकि हिमालय में इयोसिन है ना, ईश्वर का सीन है वहां पर हिमालय में, ठीक है। चलिए, इयोसिन हम बात करते हैं। फिर उसके बाद ओलियोसिन, फिर मायोसिन, प्लायोसिन। तो मतलब पूरा सीन क्रिएट हो रहा है इसमें। सीन मतलब देखना वाला क्रिएट हो रहा है। आप फिर देखिए भाई, पहले पेरियोसिन, इयोसिन, फिर ओलियोसिन, फिर मायोसिन, प्लायोसिन। तो इसमें आपको याद रखना है, इयोसिन को याद रखना है, ठीक है, हिमालय की रचना के बारे में। अब देखते हैं 5वां और अंतिम है नूतन कल्प, जिसको बोलते हैं न्यूजोइक कल्प बोल सकते हैं, महाकल्प बोल सकते हैं। नूतन कल्प में हम देखते हैं कि इसमें पहला आता है अभिनूतन, या हम बोल सकते हैं कि प्लीटोसिन हम बोल सकते हैं। ये चतुर्थ युग की बात कर सकते हैं, जिसमें होमोसेपियंस जो हमारा मानव है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। चलिए, तो होमोसेपियंस जो आदि मानव थे हमारे, ये उद्भव होता है किसी अभिनूतन कल्प में। हम बोल सकते हैं प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन में होता है, प्लीटो इनको, है ना। नहीं, चलिए, प्लिस्टोसिन में होमोसेपियंस का वो उद्भव होता है। फिर देखते हैं होलोसिन, लास्ट आता है होलोसिन या आधुनिक युग। इसमें जो आधुनिक मानव है, इसका उद्भव होता है। तो इस प्रकार से नूतन कल्प में न्यूजोइक में देख सकते हैं, है ना। इसमें हम अंतिम देखते हैं होलोसिन या आधुनिक युग, इसमें आधुनिक मानव का उद्भव होता है। तो इस प्रकार से 5 महाकल्प हो गए, 17 युग हो गए, और इनकी विशेषता का हम अध्ययन किए। रियल में ये भूगर्भिक इतिहास है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। जो पृथ्वी का हम बोलते हैं कि एक इंसान, एक मानव का एज होता है कि वो 10 साल में क्या किया, है ना। किसी एक मानव या मनुष्य का, या हमारा ही खुद का एज है कि हमने 10 साल में क्या किया, हमने 16 साल में क्या किया, मतलब 12वीं पास किया, 17 साल में क्या किया, कॉलेज में हमने कितने साल में किया, उसका जॉब कब लगा हमारा। तो इस प्रकार से एक नीति है। फिर हमारी मृत्यु कब हुई, तो ये एक प्रकार का एक जन्म और मृत्यु के बीच जो एज है उसको डिवाइड किया। तो उसी प्रकार पृथ्वी का जो जन्म होता है और जो वर्तमान तक चल रहा है, इसका जो एज का, उसको हम बोलते हैं भूगर्भिक इतिहास की बात कर सकते हैं। तो इसको हम 5 महाकल्प में बांटे हैं और 17 युग में बांटे, और इसकी विशेषता को हम लोग अध्ययन किया। इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसका नोट्स बनाते चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग फिर से एक बार देख लें महाकल्प को। पहला होता है आद महाकल्प, दूसरा होता है हम बोल सकते हैं पेलियोजोइक। आद महाकल्प को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्री पेलियोजोइक। फिर दूसरा आता है पेलियोजोइक,
फिर आता है मेसोजोइक या मध्यकल्प आता है। चौथा बोल सकते हैं आपका सेनोजोइक या केनोजोइक। और आता है पांचवा न्यूजोइक, नया है, नूतन कल्प है तो न्यूजोइक। ठीक है, आदिकल्प, सबसे पुराना आदिकल्प। फिर क्या आएगा? पेलियोजोइक। पेलियोजोइक के पहले क्या आया? प्री पेलियोजोइक। पेलियोजोइक आया, फिर उसके बाद आया मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक। तो आपको जोइक जोइक वाला जो यहाँ पर जोइक नाम के 4 वर्ड आ जा रहे हैं। पहला आदिकल्प में कोई जोइक जोइक नहीं है ना। दूसरा आएगा पेलियोजोइक, है ना। और उसके बाद क्या आएगा? मेसोजोइक, पीएम, हाँ पीएम आ गया, प्रधानमंत्री। पेलियोजोइक, मेसोजोइक, फिर आएगा सेनोजोइक, सेनोजोइक आएगा, फिर आएगा न्यूजोइक। इस प्रकार से भूगर्भिक इतिहास का जो कालक्रम है कंप्लीट हो जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से भाग अंतिम के जरिए हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत एवं तारों का जन्म, ग्रहों का निर्माण, हम भूगर्भिक इतिहास, हम चंद्रमा के बारे में जानने का प्रयास कर लिए। अगला जो भाग 3 आएगा, इसमें हम देखेंगे प्रश्नोत्तरी। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, उसका हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।